हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ABC2XYZ NCERT में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्ग 10वां के लिए भौतिक का बहुत ही बेहतरीन लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। यदि आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर याद कर लेते हैं तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये सब लघु उत्तरीय गेस क्वेश्चन है, ठीक है। इसका उत्तर आपको किसी भी हाल में याद कर लेना है। यदि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही याद कीजिएगा। यदि इस क्वेश्चन का PDF आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और आपको इसका PDF मिल जाएगा। बिल्कुल ही फ्री में मिलेगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसका पहला क्वेश्चन में दिया गया है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। आपको पता होगा अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग जो दाढ़ी वाड़ी बनाने के काम में लेते हैं। तो यही आपसे पूछा जा रहा है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। जब बड़े वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने हम अपना चेहरा ले जाते हैं तो हमारे चेहरे का सीधा तथा बड़ा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण हमारे चेहरे की छोटी छोटी दाढ़ी भी बड़ी दिखाई पड़ती है और दाढ़ी बनाने में सुविधा होती है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। कैसे लिखिएगा, जब बड़े वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने हम अपना चेहरा ले जाते हैं तो हमारे चेहरे का सीधा बड़ा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण हमारे चेहरे की छोटी छोटी दाढ़ी भी बड़ी दिखाई पड़ती है और दाढ़ी बनाने में सुविधा होती है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। उत्तल दर्पण होता है, उसको आप लोग देखे होंगे कि गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, शीशा के रूप में लगाया जाता है। मोटरसाइकिल, ट्रक, बस इत्यादि के जो साइड में शीशा लगा होता है उसका उपयोग हम लोग, अवतल दर्पण है वो, उसका उपयोग उसमें क्यों करते हैं, ठीक है। इसी को देखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब तथा विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाता है। उत्तल दर्पण जो होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का हमेशा क्या बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है तथा उसकी जो दूरी होता है वो स्पष्ट दिखाई देता है उसमें, जिसके कारण पीछे से आ रही सवारी के वास्तविक स्थिति का पता चलता है। जिसके कारण क्या होता है, पीछे से जो गाड़ी आ रहा है उसकी वास्तविक स्थिति का पता चलता है कि हमारे गाड़ी से वह कितने दूर है, कितने पीछे है, और उस सवारी को साइड देने में सुविधा होती है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है, कहीं से भी आपको याद कर लेना है, जैसे भी हो याद कर लेना है। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिए, आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं और इसके कितने नियम हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं और इसके कितने नियम हैं। तो ये देखते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए कैसे होता है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए ये कोई अपारदर्शी वस्तु, एक मान लीजिए समतल दर्पण है, ये नीचे से रंगा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरण आ रहा है, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रहा है और यहाँ से टकरा कर पुनः इसी माध्यम में लौट जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे बीच में अभिलंब होता है, ठीक है, बीच में अभिलंब होता है। और आपतित किरण, इसको क्या बोला जाता है, आपतित किरण। और जो
परावर्तन के बाद लौट रही है उसे परावर्तित किरण बोला जाता है। यहाँ पे कोण बनता है और यहाँ पे भी कोण बनता है। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से सूचित किया जाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे बोला जाता है परावर्तन कोण, इसको आर से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, छाया किसे कहते हैं? छाया किसे कहते हैं? तो आइए इसका उत्तर कैसे देंगे। प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, प्रकाश के गमन पथ पर यानी प्रकाश जिस रास्ते से गुजर रहा होता है उसके रास्ते पे अपारदर्शी वस्तु को रख दी जाती है, तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसीलिए वहाँ क्या होता है, बगल में अंधेरा क्षेत्र बन जाता है जिसे हम लोग छाया कहते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक समतल, एक अवतल एवं एक उत्तल दर्पण दिया गया है, बिना स्पर्श किए आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? यानी आपको 3 दर्पण दिया गया है, एक उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और एक समतल दर्पण। आपको बिना छुए यानी उस दर्पण को आपको छूना नहीं है और बताना है कि दर्पण का क्या नाम है। ठीक है, तो इसका उत्तर कैसे देंगे आप, आइए देखते हैं आगे। इसका उत्तर देने के लिए आप कहेंगे या अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, समतल, अवतल एवं उत्तल दर्पण को बिना स्पर्श किए पहचान करने के लिए हम किसी वस्तु को तीनों दर्पण के सामने ले जाएंगे। इसकी पहचान करने के लिए क्या करेंगे, हम किसी वस्तु को इन तीनों दर्पण के सामने ले जाएंगे और प्रतिबिंब का अवलोकन करेंगे, यानी उसमें जो बना प्रतिबिंब है उसको देखेंगे। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा आकार में वस्तु के बराबर होता है, क्या यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा आकार में वस्तु के बराबर होता है तो वह समतल दर्पण होगा। ठीक है, ऐसे बता देंगे, वो क्या होगा, समतल दर्पण होगा। यदि वस्तु को दर्पण के सामने रखने पर सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है लेकिन बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वह अवतल दर्पण होगा। यदि सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है तो वह समतल दर्पण होगा। यदि सीधा बनता है और बड़ा बनता है तो क्या हो जाएगा, वो अवतल दर्पण हो जाएगा। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटा हो, आकार में वस्तु से छोटा हो, सीधा हो लेकिन आकार में वस्तु से छोटा हो, तो वह उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, तो ऐसे आप बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपको एक समतल, अवतल एवं एक उत्तल दर्पण दिया गया है। अब आपको क्या करना है, स्पर्श करके इसकी पहचान करना है, यानी छू कर बताना है कि यह कौन सा दर्पण है। ठीक है, 3 को आपको दर्पण दे दिया गया है और आपसे बोला जा रहा है बताइए, इसको स्पर्श कर सकते हैं आप और बताइए ये कौन सा दर्पण है, तीनों दर्पण का नाम बताइए। तो कैसे क्या करेंगे, आप कहेंगे समतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण को स्पर्श करके पहचान करने के लिए तीनों दर्पण को हम लोग क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। सबसे पहले उसको क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होगा वह समतल दर्पण है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होगा, समतल होगा यानी बराबर होगा, तो वो क्या होगा, समतल दर्पण होगा। तथा जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा या धंसा हो, वह अवतल दर्पण होगा। और तीसरा जो है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ यानी उठा हुआ हो, वह उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, देखिए कैसे, यदि समतल होगा तो एकदम समतल होगा, और जो अवतल होगा, जो धंसा हुआ होगा, अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा, ये क्या हो जाएगा, अवतल होगा। और जो उत्तल दर्पण होगा वो उभरा हुआ होगा, बाहर की तरफ निकला हुआ होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है आवर्धन किसे कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है आवर्धन किसे कहते हैं। तो इसका आप कैसे बोलिएगा, कैसे लिखिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित किया जाता है। क्या कहेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, इसे m से सूचित किया जाता है। आवर्धन m बराबर होता है -v/u। आवर्धन m बराबर क्या होता है, -v/u होता है। ठीक है, m बराबर होता है -v/u। ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, कहीं पे आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है आवर्धन m बराबर क्या होता है, तो आप ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, उसी में आगे दिया गया है, यदि आवर्धन धनात्मक हो तो
प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा होता है। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में यह पूछा जा सकता है, यदि आवर्धन हो तो प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आप कहेंगे काल्पनिक एवं सीधा होता है, तथा यदि आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं 8 नंबर में क्या कह रहा है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। हीरा का जो अपवर्तनांक है 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर कैसे देंगे, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका अभिप्राय है कि इसका अपवर्तनांक काफ़ी अधिक है, इसीलिए हीरा प्रकाश का सघन माध्यम है। हीरा में प्रकाश का वेग बहुत कम होता है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे हीरा का अपवर्तनांक 42 है, इसका अभिप्राय है कि इसका अपवर्तनांक काफ़ी अधिक है, इसीलिए हीरा प्रकाश का सघन माध्यम है, हीरा में प्रकाश का वेग बहुत कम होता है। ठीक है, आइए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करें। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करें। लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है, तो आप कहेंगे डायोप्टर में। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, लेंस की क्षमता को किस में नापा जाता है या मापा जाता है, तो आप कहेंगे डायोप्टर में। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होता है। ठीक है, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f डायोप्टर। लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/, लेंस की क्षमता को P से लिखते हैं लेकिन सूचित प्रदर्शित किया जाता है डी से। ठीक है, अब इसका क्या होता है, P बराबर होगा लेंस की क्षमता यानी पावर बराबर 1/f, और इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। डी से इसे सूचित करते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये भी आपसे 1 नंबरिया में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है, तो आप कहेंगे धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, आइए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेत्र की संबंधन क्षमता से आप क्या समझते हैं। नेत्र की संबंधन क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसको कैसे लिखिएगा। एक स्वस्थ मानव नेत्र दूर स्थित वस्तु अथवा निकट स्थित वस्तु को अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित का मतलब होता है घटा बढ़ा कर कि आसानी से स्पष्ट रूप से देखा जाता है। मानव नेत्र के स्पष्ट रूप से देखने की यह क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। यानी क्या समझे आप, एक स्वस्थ मानव नेत्र किसी दूर स्थित वस्तु या नज़दीक स्थित वस्तु को अपने जो आंख में एक छिद्र होता है उसको घटा बढ़ाकर देख सकता है, स्पष्ट रूप से देख सकता है, इसे ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन में है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। इसको कैसे आप लिखेंगे, सूर्य के प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की जगह पर आप श्वेत प्रकाश भी लिख सकते हैं। सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर यह प्रकाश 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। यदि सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो क्या होता है, 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश से जुड़ी इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अतः श्वेत प्रकाश का 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना, श्वेत प्रकाशों का 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना, इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, कैसे कहेंगे, सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर यह प्रकाश 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश से जुड़ी इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अतः श्वेत प्रकाश का 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पे आपको चित्र में दिखाया गया है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। ये श्वेत प्रकाश है, इधर से आ रहा है और प्रिज्म से गुजरने के बाद क्या हो जा रहा है, 7 रंगों में बढ़ जा रहा है। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, इसको आप याद भी कर सकते हैं कौन कौन से रंग में विभक्त हो जा रहा है। सबसे पहला है रेड, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद वायलेट। ठीक है,
आइए अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है 12 नंबर में, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ऊपर के क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। यह है क्या, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, अविलंब की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे आ रही है और इसको जाना चाहिए किधर, इधर सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रही है, इधर मुड़ जा रही है, इधर मुड़ जा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अविलंब से दूर जा रही है, ठीक है। इसको जाना चाहिए किधर, इधर जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रही है, इधर मुड़ जा रही है। आप आसानी से देख सकते हैं इसको। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किधर मुड़ जाती है, तो क्या कहेंगे, अविलंब की ओर। और दूसरा हो जाएगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो कहाँ मुड़ जाती है, तो कहेंगे अविलंब से दूर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है 13 नंबर में, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन को वहां पे पढ़े थे हम लोग, पहले पढ़ चुके हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला नंबर, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला हो गया। दूसरा नंबर, किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किन्हीं निश्चित वर्ण का मतलब होता है रंग, यहाँ पे वर्ण का अर्थ क्या होगा, रंग के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जो अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। तो आप इन दोनों को लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम हो जाएंगे, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होता है, ठीक है। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होता है। तो इसका उत्तर देंगे, जब किसी कारणवश मानव नेत्र निकट की वस्तु या दूर की वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होता है, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप अच्छा से पढ़ते रहिए और सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा।